नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुलेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना लाग लपेटे। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए बिना लाग लपेटे। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। मोदी सरकार की दूसरी पारी में 3 तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। बिल के पक्ष में 99 और खिलाफ में 84 वोट पड़े। बिल पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश की संसद ने 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म कर एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा है, जो कि देश के करोड़ों मुस्लिम माताओं और बहनों की जीत है। उन्नाव रेपकांड पर गरमाई सियासत के बीच विपक्ष ने बीजेपी को सड़क से लेकर संसद तक घेरा। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लिया। वहीं प्रियंका गांधी और मायावती ने भी इस मामले में सरकार पर आरोपियों से मिलीभगत होने का आरोप लगाया। कर्नाटक में येदियुरप्पा की अगुवाई में बनी बीजेपी की सरकार ने टीपू सुल्तान के जयंती समारोह पर रोक लगा दी है। कैबिनेट बैठक में टीपू जयंती नहीं मनाने का फैसला ले जाने का पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विरोध किया। और देश की जानी मानी कॉफी चेन कैफे कॉफी डे के मालिक वीटी सिद्धार्थ के लापता होने के बाद उनकी तलाश जारी है। हालांकि लापता होने से पहले लिखा सिद्धार्थ का एक पत्र सामने आने के बाद उनके नदी में कूदकर खुदकुशी करने की आशंका जाहिर की जा रही है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 3 तलाक की आज बात करेंगे। 3 तलाक का जो बिल मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में पास नहीं करा पाई थी, उस पर आज संसद की मोहर लग गई। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी 3 तलाक बिल पास हो गया। राज्यसभा में बिना बहुमत के 3 तलाक बिल पास कराना मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 84 वोट पड़े। 3 तलाक बिल पर राज्यसभा में विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। वोटिंग के दौरान कई पार्टियां सदन में मौजूद नहीं थी। इस वजह से सरकार ने आसानी से 3 तलाक बिल पास करा लिया। इससे पहले राज्यसभा में 3 तलाक पर लंबी बहस हुई। विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने दलील दी कि पैगंबर मोहम्मद भी 3 तलाक के खिलाफ थे। ये बदलते भारत की शुरुआत है और मैं अभिनंदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने इसमें इतना लीड दिया और आज हम बदलाव देखें। 3 तलाक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 3 तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टीकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। 3 तलाक बिल का पास होना मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक कामयाबी है। राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार इसे पास कराने में कामयाब रही है। 3 तलाक बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ यानी कि इसके विपक्ष में 84 वोट पड़े। एआईएडीएमके, जेडीयू, टीडीपी और टीआरएस के सांसदों ने वॉकआउट किया। इसी तरह बीएसपी और पीडीपी ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कुल 57 सांसदों ने इस वोटिंग की प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी इस दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। हालांकि कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियों ने 3 तलाक बिल का विरोध किया। इससे पहले बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव भी 100 के मुकाबले 84 वोटों से गिर गया। का कानून आप ही बना सकते हैं, कोई इधर वाला ये सोच नहीं सकता ऐसा कानून। और ये कानून पावर का नशा, पावर जब आती है तो फिर कुछ नजर नहीं आता, फिर सब जो चाहो वो करें। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसा कानून बताइए, ये राजनीति से पूरा प्रेरित। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने 3 तलाक बिल पास होने के बाद 30 जुलाई को भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आज बड़ा दिन। 3 तलाक बिल पास होने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देता हूं। अब मुस्लिम महिलाएं खुद को आजाद महसूस कर सकेंगी। साथ ही बिल का सपोर्ट करने के लिए सभी पार्टियों का आभार व्यक्त करता हूं। 3 तलाक बिल का पास होना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। इस कानून के पास होने का मतलब यह है कि अब मुस्लिमों में 3 तलाक गैर कानूनी होगा। तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक असंवैधानिक हो गया है। इस कानून के तहत दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक पीड़ित महिलाओं को गुजारा भत्ते का अधिकार होगा। दोषी पति को महिला और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देना होगा। राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर बहस के बाद जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सर प्रॉफिट साहब को मेरा भी बहुत इज्जत है, आदाब है सर। ही द लास्ट वर्ड। अगर उन्होंने हजारों साल पहले इसको इतनी सख्ती पाबंदी लगाई कि उनके जिस
बंदे ने ऐसा किया, उसको कहा अपनी पत्नी को वापस लो। तो 2019 में हम 6 घंटे से बहस कर रहे हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सही कहा एक दो लोगों ने, हमने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन क्या बोल रहे हैं, 3 तलाक गलत है, लेकिन बट, ये बट क्या है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, नारी गरिमा और सम्मान की दृष्टि से 3 तलाक विधेयक का संसद में पारित होना भारत के संसदीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का नारी गरिमा के प्रति इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कदम उठाना, इसके लिए अभिनंदन करते हैं। हालांकि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्रिपल तलाक बिल को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमानों के रूप में इस बिल को लाई थी। हमें इस बात का दुख है कि जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजू जनता दल हो, बीजेडी हो, चाहे एआईडीएमके हो, चाहे डीएमके हो, चाहे बीएसपी हो, उन लोगों ने इसमें हमें साथ नहीं दिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि 3 तलाक बिल को मुस्लिमों की पहचान पर एक और हमले की तरह देखना चाहिए। भीड़ की हिंसा, पुलिस का अत्याचार मुस्लिम समुदाय को झुका नहीं पाएगा। हमें संविधान पर भरोसा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। गांधी परिवार के करीबी डॉक्टर संजय सिंह ने कांग्रेस और राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। वो बुधवार को बीजेपी में शामिल होंगे। देहरादून में लोक सेवा में नैतिकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय के सभी अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। मथुरा में आरएसएस सद्भावना समिति की 2 दिन की बैठक के समापन सत्र को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। यूपी के शाहजहांपुर के धारा गांव में एक कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 4-5 दिन से लापता था, घर वाले ढूंढते रहे, तो किसी कारण किसी से पता लगा कि पटके जो खेत जोत रहे हैं वो आए अपना पानी चलाने, तो उन्हें ये लाश पड़ी मिली। तो उन्होंने हमें सूचना दी, तब हम देखने आए, परिवार काफी गांव वाले देखने आए। यूपी के बुलंदशहर में हरिद्वार से गंगा जल भरकर आ रहे कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 कांवड़िए घायल हो गए। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के पानी में फंसे एक गैंडे के बच्चे का रेस्क्यू वाइल्ड लाइफ टीम और प्रशासन ने किया। यूपी के महाराजगंज में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से धान की रोपाई करने गई 5 महिलाओं की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पूरी तरह से जो भी मुआवजा होता है वो मिलेगा, और मैंने बता भी दिया है उन लोगों को, और जो भी जिन लोगों ने लापरवाही किया उनके विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा रहा है। प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। देश के कई इलाकों में बस्तियां पानी से घिरी हैं, घरों में पानी घुस गया है। कहीं मवेशी पानी की तेज धार में बह रहे हैं, तो कहीं इंसानों की जान दांव पर लगी हुई है। कुल मिलाकर बरसात के इस मौसम में हाहाकार मचा हुआ। और ऐसे में इंसान की बेबसी कैसी है, इसे नासिक की तस्वीर ही अच्छे से बयान कर सकती है। मुसीबत में भगवान से मदद की आस होती है, लेकिन गोदावरी के पानी में बजरंग बली की मूर्ति ही डूब गई। आसपास के मंदिर भी जलमग्न हो गए। बस्तियों में पानी घुसा हुआ है और लोग जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। तेज बारिश के बाद भावली डैम से पानी गोदावरी नदी में छोड़ना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि नदी के पास के इलाके में सब कुछ पानी में डूब गया। पुणे के निचले इलाकों में यही हाल है। तेज बारिश के बाद वहां बस्तियों में पानी भर गया है और मंदिर मकान सभी डूब गए हैं। डैम में जलस्तर बढ़ता जा रहा है और नदी नालों में पानी तेज धार के साथ बह रहा है। जो लोग पानी में घिरे हैं वो परेशान हैं, लेकिन मुसीबत इस पूरे इलाके के सामने है। बारिश अगर इसी तरह होती रही तो फिर भगवान का ही सहारा है, क्योंकि ऐसे हालात से निपटना सरकारों के लिए भी मुश्किल काम साबित हो रहा है। देश के पूर्वी राज्यों से लेकर पश्चिम तक ज्यादातर राज्यों में यही हाल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश ने कहर ढाया है और बस्तर इलाके में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रताप में तेज लहरें उठ रही हैं।
डैम से होकर पानी की धारा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इलाके की सूख चुकी इंद्रावती और दूसरी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है और बारिश अगर इसी तरह से होती रही तो वहां रहने वालों के लिए मुसीबत पड़ने वाली है। सुकमा में भी नदी नालों पर बने पुल पानी में डूब गए हैं और दूर दराज के इलाके मुख्य इलाकों से कट गए हैं। प्रशासन और सुरक्षा बलों के जवान लोगों को सुरक्षित बचाने में जुटे हैं। बीच सफर में बसें पानी में फंस गईं तो मुसाफिरों को नाव से पार कराया गया, लेकिन ये तमाम कोशिशें भी इस मुसीबत से निकलने में नाकाफी साबित हो रही हैं। मध्य प्रदेश के बैरागढ़ में तो बारिश ने जिंदगी को पटरी से ही उतार दिया। कई बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं और हाईवे पर भी पानी जमा हो गया। सड़कों पर गाड़ियों से चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुहाल है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर तय कर रहे हैं। ऐसे ही हालात हरदा जिले के। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से करीब 80 गांव के रास्ते बंद हो गए। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, फिर भी ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां भगवान भरोसे आ जा रही हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, निकाल देगा। लेकिन आने जाने की मजबूरी ऐसी है कि लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। भारत की नामी कॉफी चेन कैफे कॉफी डे के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ लापता हो गए हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश के लिए अभियान चला रही है, क्योंकि वो सोमवार को बीच रास्ते रुके और फिर लौटे ही नहीं। जिसके बाद कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ की तलाश लगातार जारी। उनकी तलाश नेत्रावती नदी में भी की गई, क्योंकि सिद्धार्थ कर्नाटक के बेंगलुरु में नेत्रावती नदी के पास से गायब बताए जा रहे हैं। लिहाजा नदी और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया। नदी पर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और गोताखोर 25 नौकाओं के जरिए सिद्धार्थ को ढूंढने में जुट गए। साथ ही खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई, जिससे उनका जल्द से जल्द पता चल सके। सिद्धार्थ एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद भी हैं। लिहाजा उनकी तलाश में पूरी मशीन लगी हुई है, लेकिन पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि अचानक वो कहां गायब हो गए। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वीजी सिद्धार्थ 29 जुलाई को बेंगलुरु में अपने घर से सकलेपुर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन रास्ते में अपने ड्राइवर से उन्होंने बेंगलुरु चलने के लिए कहा और फिर शाम करीब 6:30 बजे नेत्रावती नदी के पुल पर सिद्धार्थ ने कार रुकवाई और अपने ड्राइवर को वहां से आगे जाने को कहा और खुद पुल पर ही टहलने लगे। जब वो 2 घंटे तक वापस नहीं आए तो ड्राइवर परेशान हो गया। उसने अपने मालिक को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगने पर उसने पुलिस में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। लापता होने से पहले सिद्धार्थ ने अपनी कंपनी के सीएफओ से बात की थी। 56 सेकंड की इस बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो कंपनी की देखभाल करें। कैफे कॉफी डे लगातार घाटे में चल रहा है और उस पर 7,000 करोड़ का लोन है। ऐसे में पुलिस को सिद्धार्थ के सुसाइड करने की आशंका है। वहीं नेत्रावती नदी के एक मछुआरे ने दावा किया कि उसने एक आदमी को नदी में कूदते हुए देखा है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वो उन्हें बचा नहीं पाया। ಮಳೆ ತೆಗೆದು ಮೀನು ಹಿಡಲ್ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ, ಬಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ. ಆವಾಗ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಎಂತ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ತುಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹಾರುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದ, ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಇದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಡಿಗೋದ. सिद्धार्थ के यूं अचानक गायब हो जाने से उनके परिवार के सभी लोग परेशान हो गए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहां हैं। वहीं सिद्धार्थ के लापता होने के बाद एसएम कृष्णा के घर लगातार मिलने वाले लोग पहुंच रहे हैं। हर कोई परेशान है, फिक्रमंद है और उन्हें सांत्वना दे रहा है। वीजी सिद्धार्थ के लापता होने के बाद उनका एक पत्र भी सामने आया है। लापता होने से 3 दिन पहले लिखे गए इस खत में सिद्धार्थ ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया है। सिद्धार्थ ने लिखा है कि 37 साल बाद भी मैं अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी एक सही और फायदे वाला बिजनेस मॉडल तैयार नहीं कर सका। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उन्हें निराश करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं लंबे समय से लड़ रहा था, लेकिन आज मैं हार मानता हूं। एक इक्विटी पार्टनर के दबाव को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुझ पर लगातार उन शेयरों को बायबैक करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसका ट्रांजैक्शन मैंने आंशिक रूप से 6 महीने पहले एक दोस्त के साथ पूंजी इकट्ठा करने के लिए किया था। सिद्धार्थ ने अपने निवेशकों और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से माफी मांगते हुए सरेंडर करने की बात भी लिखी है। उन्होंने लिखा कि मेरा इरादा किसी को गुमराह या धोखा देने का नहीं है। एक कारोबारी के तौर पर मैं विफल रहा। सिद्धार्थ ने अपने खत में आयकर विभाग के एक पूर्व डीजी पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। खत के साथ सिद्धार्थ ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा और कीमत भी बताई और कहा कि उन पर चढ़े कर्ज से ज्यादा कीमत उनकी संपत्तियों की है, जिससे सभी का बकाया चुकाया जा सकता है। कॉफी किंग के नाम से मशहूर वीजी सिद्धार्थ कारोबारी सफर भी उनका काफी चुनौतियों भरा रहा। सिद्धार्थ ने कैफे कॉफी डे की शुरुआत जुलाई 1996 में बेंगलुरु की ब्रिगेड रोड से और पहली कॉफी शॉप इंटरनेट कैफे के साथ खोली गई। सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें कॉफी का बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो इस बिजनेस में नाकाम रहे तो उन्हें अपने पारिवारिक कारोबार में वापस आना होगा।
लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। शुरुआती 5 सालों में कुछ एक कैफे ही खुल पाए, लेकिन धीरे धीरे कैफे कॉफी डे देश में पैर जमाने लगा और देखते ही देखते कैफे कॉफी डे देश की सबसे बड़ी कॉफी रिटेल चेन बन गई। इस समय देश के 247 शहरों में सीसीडी के कुल 1758 कैफे हैं। भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, कराची, दुबई और चेक रिपब्लिक में भी कंपनी के आउटलेट हैं। इनमें 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कुल 5 लाख रुपए से शुरू हुआ कैफे कॉफी डे का यह कारोबार आज 4000 करोड़ से ज्यादा का है। कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का नाता ऐसे परिवार से है जिसका जुड़ाव कॉफी की खेती से करीब 150 साल पुराना है। उनके परिवार के पास कॉफी के बागान थे जिसमें महंगी कॉफी उगाई जाती थी और यही कनेक्शन उनके कारोबार के लिए मददगार साबित हुआ। ताजमहल के आसपास रुके सरकारी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ताजमहल के आसपास रुके सरकारी प्रोजेक्ट को पूरा करने की गुहार लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। गुजरात में एक पुलिसकर्मी का टिकटॉक वीडियो सामने आया जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज की नकल करते दिखा। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दिल्ली के सदर बाजार रेलवे ट्रैक पर सेना के कैप्टन का सिरकटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के सनावर में बारिश के बाद टोकसर अली मार्ग की पुलिया पर पानी भर जाने से आवाजाही बंद हो गई। यूपी के संभल में कांवड़ियों ने भगवान शिव की आरती के बाद जमकर होली खेली। बिहार के दरभंगा में बाढ़ पीड़ित तटबंध और सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि 32 कमरे वाले बाढ़ पीड़ितों के बने शरण स्थल पर प्रशासन कब्जा जमाए हुए है। मध्य प्रदेश में भोपाल के फतेहगढ़ क्षेत्र में एक जिप्सी पर दीवार गिरने से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यूपी के प्रतापगढ़ में एक पिकअप गाड़ी को चुराकर भागने के आरोपी बच्चे को पुलिस ने नाकेबंदी कर पकड़ लिया। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में मंगलवार तड़के पाकिस्तानी सेना का एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। और आग कान खोल के में अब खबर जयपुर के किशनगढ़ से है, जहां एक टोल बूथ पर मौजूद एक कार अचानक लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। कार 6 से ज्यादा लोगों को रौंदती हुई आगे निकल गई। जिसकी तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें राजस्थान के किशनगढ़ में मौजूद जीवी के टोल प्लाजा की है, जहां टोल पर खड़ी एक कार अचानक पहले पीछे गई और फिर आगे आते हुए 6 से ज्यादा लोगों को रौंदते निकल गई। तो हमारा स्टाफ उस गाड़ी को हाथ से उसको साइड में करने की कोशिश कर रहा था कि जिससे दीवार से गाड़ी निकल जाए। उसी बीच इन्होंने बैक ली गाड़ी को और बैक में भी पीछे एक 2 जने खड़े थे, उनकी भी लगी और वापिस जब तक क्या हुआ इनके दिमाग में क्या चला, इन्होंने फॉरवर्ड करी गाड़ी और ब्रेक लगी नहीं इनसे और सीधा हमारे स्टाफ के ऊपर और भी जो भी लोग वहाँ पे खड़े थे उनके ऊपर गाड़ी चल गई। खड़ी गाड़ी के अचानक बेकाबू होने से टोल पर कोहराम मच गया। वहां मौजूद दूसरी गाड़ियों के लोग घायलों की ओर मदद के लिए दौड़े। कुछ ही देर में मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। इस तस्वीर को फिर से देखिए और सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिर वहां हुआ क्या था। अजमेर से जयपुर जा रहा एक परिवार टोल टैक्स चुकाने के लिए जीवी के टोल प्लाजा पर रुका हुआ था। इस दौरान कुछ पैसे नीचे गिर गए। ड्राइवर ने गाड़ी में बैठे बैठे पैसे उठाने की कोशिश की, जिससे उसका पैर एक्सेलरेटर पर पड़ गया और गाड़ी टोल की दीवार से जा टकराई। गाड़ी फंसती देख 10-12 टोल कर्मी गाड़ी निकालने की मशक्कत करने लगे। इसी दौरान ड्राइवर ने पहले बैक गियर लगाया, जिससे गाड़ी पीछे चली गई और फिर गाड़ी को अचानक आगे बढ़ा दिया। गनीमत रही कि गलती से एक्सेलरेटर दबने से हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी पुलिस का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। हालांकि राज्य में एक के बाद एक कई आपराधिक वारदातों के बाद पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं, लेकिन कानपुर में कुछ पुलिसकर्मी बड़े मजे में पेड़ से जामुन तोड़कर खाते हुए नजर आए। वीडियो में करीब आधा दर्जन पुलिस वाले, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, जामुन के पेड़ के नीचे बड़े सुकून में खड़े थे। बरसात के मौसम में काले काले जामुन भला किसके मन को नहीं भाएंगे। ऑन ड्यूटी इन पुलिस वालों को भी जब जामुन से लदा पेड़ नजर आया तो खुद को रोक नहीं पाए। पुलिस वालों ने एक शख्स को पेड़ पर चढ़ा दिया। वो जामुन तोड़कर नीचे फेंकता गया। पुलिस वाले बला की फुर्ती से उसे लपकते रहे।
जामुन इकट्ठा करने के लिए उसी खाकी टोपी का ही इस्तेमाल किया गया, जिसके मान सम्मान का महकमा खास तौर पर ख्याल रखता है। लेकिन जामुन के स्वाद के आगे टोपी की शान ठहर नहीं पाई। यूपी में पुलिस वालों पर काम का दबाव इतना है कि चैन से जामुन खाने की सुविधा भला कहां मिलती है। कानपुर के इन पुलिस वालों ने भी मुश्किल से ये फुर्सत निकाली। वर्दी में हथियारों के साथ ड्यूटी करते हुए जामुन तोड़ते हैं। मस्ती मजाक के साथ उन्होंने जामुनों को स्वाद लेकर खाया। कोई वीडियो बनाता रहे इनकी बला से। बताया गया कि कानपुर देहात में जामुन का ये पेड़ थाने के पास ही है। इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग खारिज होने के बाद जहां भारत सरकार को झटका लगा है, तो वहीं जाकिर नाइक को मानो संजीवनी मिल गई। भारत छोड़कर इंडोनेशिया में रह रहे जाकिर नाइक ने इसे कानून के साथ सच की जीत बताया। I am not shocked at all at the decision of the Interpol to once again refuse the request of the Indian government for a red corner notice against me. Maybe the common man in the street may be shocked. Maybe certain section of the media may be shocked. But I'm sure the NIA and the Indian government is not shocked at all at the decision of the Interpol to once again refuse the red corner notice against me, because they know that all the allegations that are made against me, it is absolutely fictitious and they don't have an iota of evidence about it.